तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। आज है दोस्तों 11th में और 11th में का एडिटोरियल वाला क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बड़ा क्वेश्चन। तो दोस्तों यह किसी पेपर से मैंने हिंदू में आया तो था छोटा सा आर्टिकल, लेकिन वो आया था हॉस्पिटल्स में लगने वाली आग के लिए कि यह भी एक डिज़ास्टर जैसा ही बन गया है और कोरोना की वजह से बहुत सारी आग हॉस्पिटल में लग रही है। उसी में दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कुछ दिया था, तो वहीं से मैंने ये उठाया, कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया। मुझे लगा कि कोरोना की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इतनी चर्चा में है, हालांकि अपने आरएएस के सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं लिखा हुआ है और हमने पढ़ा भी नहीं है कहीं पे, है ना। लेकिन दोस्तों हमारे करंट अफेयर तो है ना, सिलेबस में है, तो करंट अफेयर्स की वजह से दोस्तों ये एक्ट बड़ा चर्चा में है। तो मुझे लगा हो सकता है 5 नंबर का या बड़ा क्वेश्चन इनसे इससे बन सकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया क्योंकि आईएएस के सिलेबस में है और अपने भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो 100 शब्दों में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपदा कितने तरह की होती है और आपदा भारत में आपदा राहत हेतु कौन सा एक्ट है और ये कैसे कार्य करता है। 100 शब्दों का मतलब आपको इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा एक अच्छे से आंसर आप लिख पाओ, इसलिए मैं ये ले लिया। तो दोस्तों आपदा का प्रबंधन करना ही डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से ही पता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मतलब डिजास्टर का मैनेजमेंट करना, आपदा का प्रबंधन करना। आपदा तो आ गई, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस आपदा को अब संभाले किस तरह, है ना। उस आपदा से हानि कम किस तरह से करें और उस आपदा के बाद में फिर वापस से कैसे लाइफ को पटरी पे लाया जाए, इसलिए ये एक्ट बनाया गया था। तो आपदा का प्रबंधन करना ही इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। आपदा कई प्रकार की होती है दोस्तों, इसी एक्ट में आपदा के प्रकार दिए हैं कि आपदा कई तरह की होती है। तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर आपदा प्रबंधन ही आ जाए तो हम अगर ऐसे फैक्ट लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन अच्छा लगेगा, आंसर अच्छा लगेगा। तो पहले प्रकार है दोस्तों जलीय और पर्यावरणीय आपदा। इसमें क्या क्या आएगा? बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना, शीतलहर, सूखा, चक्रवात, सुनामी। आप सबको बताइए, समझाने वाली कोई बात है नहीं कि बाढ़ भी आ जाएगी, ओलावृष्टि भी आ जाएगा, बादल फटना भी, शीतलहर भी, सूखा, चक्रवात, सुनामी, ये सब पर्यावरण से होने वाली आपदाएं हैं। दूसरा, अगर जियोलॉजिकल डिजास्टर की हम बात करें, भूआकृतिक आपदा, तो दोस्तों इसमें लैंडस्लाइड हो जाती है कई बार। मतलब लैंडस्लाइड तो आपको पता ही होगी, जैसे कोई खड़ा पहाड़ है और इसके यहाँ पे जैसे पत्थर नहीं होते, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, है ना, चट्टानें होती है। तो कई बार अगर बाढ़ आ रही है या फिर हवा से भी कई बार, है ना, कई बार कीचड़ का प्रवाह हो रहा है ऊपर से नीचे, तो ये लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। खासकर हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में, मसूरी में, है ना। इनमें लैंडस्लाइडिंग मतलब पत्थर या फिर मलबा, है ना, या चट्टानें फिसल कर एकदम से नीचे। अब पहाड़ की तलहटी में कुछ घर बने हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, तो उन पे आके गिरते हैं और बहुत सारे मतलब जन हानि हो जाती है। तो उसे बोलते हैं दोस्तों लैंडस्लाइडिंग। इसके अलावा दोस्तों भूकंप भी भूआकृतिक आपदा या ज्वालामुखी का फटना भी। और टोर्नेडो, टोर्नेडो आपको पता है चक्रवात जो होते हैं, तूफान। तो तूफान अगर मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, वी की आकृति में आता है, मतलब इतना बड़ा तूफान। कई बार हम अमेरिका में ऐसे फोटो नहीं देखते जो गाड़ियों को, घरों को उड़ा के ले जाता है अपने साथ ही। इंडिया में नहीं आते हैं टोर्नेडो, अमेरिका उस साइड आते हैं, मैक्सिको वगैरह में। तो वो घरों को, गाड़ियों को उड़ा के ले जाता है, उन्हें बोलते हैं दोस्तों टोर्नेडो। मतलब एक तरह से चक्रवात का ही बहुत भयानक रूप जो होता है वो टोर्नेडो होता है। अगर बायोलॉजिकल आपदा मतलब जैवीय आपदा की अगर बात करें, तो बायोलॉजिकल आपदा में आएंगे दोस्तों जो पेंडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है, टिड्डी अटैक हो गया, पशुओं में कोई रोग आ गया, प्लेग हो गया, इन सब में ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं बायोलॉजिकल आपदा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं औद्योगिक आपदा की, तो औद्योगिक आपदा में दोस्तों होता है केमिकल एक्सीडेंट हो गया, मतलब उद्योगों से जिस भी तरह की मतलब कुछ हो सकता है भयानक वाले काम, तो जैसे केमिकल एक्सीडेंट, कोई केमिकल फैल गया, जैसे अपन ने नहीं देखा था भोपाल गैस ट्रेजिडी जो थी, है ना, मिक गैस का रिसाव जो हो गया था, तो वो केमिकल एक्सीडेंट हो गया, है ना। कई बार हम सुनते हैं ना कि चाइना ने केमिकल हमला कर दिया, ये वो कई मूवीज में देखते हैं। माइंस में दोस्तों आग लग जाती है ना, वो भी औद्योगिक आपदा की। कहीं अंडरग्राउंड माइनिंग चल रही है और उस माइंस में आग लग गई, कितने मतलब 100-150 सैनिक वर्कर, सैनिक नहीं वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे, सभी जल गए। तो उसे क्या बोलेंगे? माइनिंग वाली फायर, मतलब औद्योगिक आपदा। तेल रिसाव भी हो जाता है दोस्तों, कई बार तेल रिसाव हो गया, ऑक्सीजन लीकेज हो गया, इन सब की वजह से भी कई बार कुछ घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
न्यूक्लियर आपदा तो आपको पता ही है दोस्तों, न्यूक्लियर बम विस्फोट वगैरह उस टाइप की, मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी डिजास्टर होना न्यूक्लियर आपदा कहलाएगी। और अगर बात करें मानव निर्मित आपदा की, तो दोस्तों मानव निर्मित आपदा में शहरों में कोई आग लग गई, वो हमने ही तो लगाई है, कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही तो लगी है। जंगल में दोस्तों आग लग गई, जंगल में आग लगने के ज़्यादातर रीज़न दोस्तों मानव ही होता है। क्योंकि कहीं नहीं, मतलब कोई चरवाहा जाता है, उसने बीड़ी जलाई, नीचे फेंक दी, बुझाया नहीं उसे। कई कोई आदिवासी जनजातियाँ होती हैं, उन्होंने आग जलाई और बुझाए बिना ही वहाँ से निकल गए, और हवा से फिर वो आग फैल गई। कई बार जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें जंगल जलाए जाते हैं, और जंगल जलाने के पश्चात तो कई बार वो आग जो होती है अनियंत्रित हो जाती है ना, तो इस वजह से जंगल की आग। ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल आपको पता है ना, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो ऑयल को लेके जा रहे होते हैं ना, मतलब ऑयल जा रहा होता है, कई बार वो रिसाव हो जाता है ऑयल का, और पूरा का पूरे जहाज का जो तेल होता है वो समुद्र में फैल जाता है। वो भी एक बहुत बड़ी डिजास्टर ही होता है, बिकॉज जो समुद्र होता है दोस्तों उसके ऊपर ऑयल है ना, उसके ऊपर फैल जाता है ना। तो जो समुद्र में जो मछलियाँ और जो भी जीव होते हैं ना, उनको फिर सांस नहीं आता, भोजन नहीं मिलता, और वो मर जाते हैं। तो ऑयल स्पिल की वजह से दोस्तों समुद्री जैव विविधता जो होती है उसको बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऑयल स्पिल भी एक तरह की आपदा ही कहलाती है। और कई बार बड़ी बड़ी इमारतों का गिरना, ये सब भी, कोई इमारत बन रही है ना, अभी कंस्ट्रक्शन उसका चल ही रहा है और वो गिर गई, उससे भी कई कई बार होता है कि कई सारे वर्कर्स की जो हानि हो जाती है, मतलब मर जाते हैं। तो वो सारी आपदाएं मानव निर्मित आपदा में आती हैं। तो दोस्तों भारत में उपरोक्त सभी आपदाओं से निपटने हेतु डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया है। कौन सा एक्ट बनाया गया है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया है, जो कि आपदा के समय एकीकृत प्रक्रिया, मतलब प्लानिंग, संगठन, समन्वय और क्रियान्वयन अपनाते हुए कार्य करता है। तो दोस्तों एक एक्ट बनाया गया है आपदा मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आपदा के समय एक पूरी एकीकृत, मतलब इंटीग्रेटेड व्यू लेके चलता है, जिसमें वो प्लानिंग भी करता है, फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है, फिर वो उसको मतलब क्या करते हैं, समन्वय भी करता है, मतलब आपस में मिलकर कार्य करना वो समन्वय होता है, फिर वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करता है, मतलब सारी तरह की अप्रोच अपनाते हुए किस तरह से कार्य करता है कि कम से कम लोगों को हानि उससे पहुँचे। तो ये किस तरह से कार्य करता है? निम्न तरह से कार्य करता है। मैंने 5-6 पॉइंट बना के लिख दिए, आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी आपदा के डर से सुरक्षा देता है, आने से रोकने की भी कोशिश करता है। जैसे कि दोस्तों बाढ़ आने वाली है, कहीं सुनामी आने वाली है ना। सुनामी तो फिर भी समुद्र में आती है, मान लो बाढ़ ही आने वाली है, चक्रवात आने वाला है, तो हमारा जो मौसम विभाग है वो पहले से चेतावनी दे देता है कि भाई ओडिशा के तट पर इतनी तारीख को ये तूफानी हवाएं पहुंचने वाली है। तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है दोस्तों, इसमें जो टीम बनी हुई है वो प्रभावी हो जाती है ना। फिर वो करेगी बंदोबस्त, वहाँ के लोगों को पहले से सूचनाएं देगी, सूचना का प्रसार इस तरह से करेगी कि दोस्तों लोगों में घबराहट ना हो जाए। कई बार तो क्या घबराहट की वजह से लोगों को हानि पहुंच जाती है, घबराहट ना हो जाए, लोगों को डर से सुरक्षा मिले, उनको वहाँ से विस्थापित कर देगी, गाँव के गाँव खाली करवा देगी, है ना। ऐसे सारे काम, मतलब डर से भी राहत करेगी और आने से भी रोकने का प्रयास करेगी। फिर दोस्तों खतरे और रिस्क को कम करने का प्रयास करेगी जितना हो सके। खतरे और रिस्क को कम कैसे करती है? वहाँ रहने वाले मवेशी पशुओं को खाली करवा देना, है ना। गांव जहाँ भी ज़्यादा खतरा है उनको अलग तरह से बंदोबस्त करवा देना, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करवा देना, वो सब खतरे और रिस्क को कम करने के लिए। आपदा प्रबंधन हेतु सदैव तैयार, मतलब एक्टिव रहती है। और फिर दोस्तों आपदा हो गई तो फिर नुकसान का मूल्यांकन भी करती है, इवेल्युएशन करती है जाके कितना नुकसान हो गया, अब इसकी भरपाई किस तरह से होनी है। ये सारे काम भी आपदा राहत कार्यों के अंतर्गत ही होते हैं। आपदा राहत के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बहुत तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। सुनामी आ गई तो अलग तरह के, बाढ़ आ गई तो अलग तरह के, सूखे में अलग तरह के चलाए जाते हैं, भूकंप में अलग तरह के चलाए जाते हैं। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ना, और उसी ट्रेनिंग के तहत ये लोग काम करते हैं। फिर दोस्तों सब कुछ हो गया, अब कहीं भूकंप आ गया, जैसे कि भुज में हाँ, जो गुजरात के भुज था ना वो इलाका, वहाँ पे भूकंप आया था। तो कितना बड़ा भूकंप था, कितने लोग बेघर बार हो गए थे, मतलब घर पहले गांव था और वो गांव ही नहीं बचा अब, है ना, ऐसी हालत हो गई थी।
तो अब उनको दोस्तों पुनर्वास भी तो करवाना है ना, जो बच गए। तो उनको फिर से मतलब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे सब कुछ चीज़ों का, फिर से उनको एक नई दुनिया प्रदान करेंगे और पुनर्रचना करना कि हॉस्पिटल्स, जो स्कूल्स हैं, जो सड़कें हैं, है ना, जो भी टूट गई है कोई बाढ़ की वजह से, कहीं सुनामी की वजह से, है ना, कहीं भूकंप की वजह से, उनको सबको निर्माण करना, बिजली नहीं आ रही तो बिजली की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ही आते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चर्चा में बहुत है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और हाँ, मैंने आपसे पूछा था ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ही क्यों बनाया गया, ऐसा क्या हुआ था दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2004 में इंडिया में आई थी सुनामी, और वो सुनामी इतनी भयानक थी कि हमने सपोर्ट ली थी विदेशों से, है ना, उसको मतलब उससे मुक्त, मतलब उसके प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए। तो फिर भारत ने दोस्तों 2004 में संकल्प लिया था कि आज के बाद में हम जो भी डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, वैसे डिजास्टर मतलब नेचुरल जो भी डिजास्टर होते हैं, उसके लिए हम विदेशी सहायता नहीं लेंगे। हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि भारत में कभी भी नेचुरल डिजास्टर कुछ भी होता है तो हम खुद निर्भर रहें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें। ऐसे नहीं है कि सुनामी आ गई तो हम विदेशों से सहायता मांग रहे हैं, बाढ़ आ गई तो विदेशों से सहायता मांग रहे हैं, हम खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो दोस्तों भारत ने कई तरह की रणनीति उसमें अपनाई थी, इसीलिए मैंने कहा था ना कि भारत 17 सालों में पहली बार 2004 के पश्चात भारत ने पहली बार विदेशी सहायता ली है नेचुरल डिजास्टर के मामले में। कोरोना में नहीं तो भारत ने सहायता नहीं ली थी इतने सालों से, लेकिन अब हमें संकल्प तोड़ना पड़ा, क्योंकि यह दोस्तों 100-150 सालों में आने वाली सबसे भयानक महामारी है। इतनी भयानक डिजास्टर हमारे आया नहीं है 100-150 सालों में, तो इसलिए अब तो हमें मजबूरन लेना पड़ा। तो दोस्तों वो जो 2004 में सुनामी आई थी उसको हमने एक सबक के रूप में लिया, और उसके बाद में हमने बहुत कुछ सीखा, और उसकी वजह से आगे हमने कि हम कभी विदेशी सहायता नहीं लेंगे। और इन सब मतलब इसको अपनाने के लिए जो उपाय हमने अपनाए, उन्हीं में से एक था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसलिए हमने 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट अपनाया, पहले हमने नहीं अपनाया था। उस सुनामी से हमने बहुत कुछ सीखा, और इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, हर एक जो ठोकर होती है ज़िंदगी में वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जब भी हम गिरते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे। ज़रूर वो ठोकर हमें भगवान ने इसलिए दी है कि हम फिर से उठें और फिर से सीखें, और इस बार हम ज़्यादा संभल के चलेंगे, ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। तो यही कि लाइफ में हम फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी भर उसी को रोते रहें कि हमने तो बहुत मेहनत करी थी यार, मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ, इतनी मेहनत तो मैं ज़िंदगी में कभी कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हम में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ऐसा कहते हैं लोग तो पैसे दे के पास होते हैं, इतनी कट ऑफ तो इसलिए चली गई क्योंकि पैसे दे के पास हुए हैं। लेकिन दोस्तों सब तो नहीं होते होंगे ना पैसे दे के पास में। हो सकता है कि कुछ 1-2% लोग हों जो पैसे दे के पास होते हैं, इतना करप्शन तो हम मान सकते हैं इंडिया में होता है। लेकिन दोस्तों सब तो नहीं होते ना, बाकी के तो जैसे 5,000 वैकेंसी है तो हो सकता है 100-200-500 उसमें पैसे दे के पास हो रहे हैं, लेकिन बाकी तो ईमानदारी से हो रहे हैं ना। तो क्यों नहीं हमारा नंबर आ सकता उन ईमानदार में से। तो कहीं ना कहीं हम में कमी रह गई है, हम पास नहीं होते। तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, और हमारे जो धक्के लगते हैं लाइफ में दोस्तों, वो धक्के नहीं होते हैं, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए भगवान की चुनौतियाँ होती है। और यकीन मानिए जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई धक्का लगा होता है और बहुत ज़्यादा निराशा होती है, तो अब मानिए कि अब बस ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है और रुकना नहीं है। बस आपको इतना सा करना है कि उस टाइम ये नहीं कि आपने हिम्मत हार दी, किताबें फेंक दी कि अब कभी नहीं पढ़ूंगा। फिर से लग जाइए दोस्तों, क्योंकि उस धक्के के बाद में आपको बहुत बड़ी मंजिल और सपना आपका पूरा होने वाला है। और ये मैं किताबों के एक्सपीरियंस से नहीं कहती हूँ दोस्तों, ये मेरी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको कभी स्टोरी सुनाऊंगी तब मैं बताऊंगी आपको, अगर मैं इस लायक कभी बनी, लोगों को मोटिवेट कर पाई, तब मैं बताऊंगी कि ये सच में होता है ना, कि हमारी ज़िंदगी में जितने धक्के हमें लगते हैं ना, उससे हम कुछ अच्छा मतलब एक अच्छा इंसान और अच्छा व्यक्तित्व बन के आगे निकलते हैं। ये रियल में होता है। पहले मैं भी ऐसे सोचती थी कि भगवान किसी को फल नहीं देता यार मेहनत का, ये सब कहने की बात है। लेकिन बहुत बाद में चल के मुझे भी एहसास हुआ कि बिल्कुल देता है और बिल्कुल होता है। हमारी हर एक मेहनत कहीं ना कहीं लिखी जाती है और उसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं मिलता है। तो अगर आप आज लगे हुए हो, जब सारी दुनिया निराशा में डूबी हुई है, फिर भी आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो और ईमानदारी से निभा रहे हो, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको मंजिल मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।